जैसा कि आपको पता है नोबल एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी परिवर्तन जैविकी। परिवर्तन जैविकी में अपन स्टडी करेंगे एम्ब्रियो का, यानी एम्ब्रियो का कि एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण क्या है। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंदर भ्रूण का अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी कहलाती है। किसे कहते हैं भ्रूणिकी? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है, भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्ब्रियो प्लस लोगस। यहाँ एम्ब्रियो का अर्थ होता है भ्रूण और लोगस या लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो लोगस या लॉजी का अर्थ क्या है, अध्ययन करना, और एम्ब्रियो का अर्थ क्या है, भ्रूण। यानी विज्ञान की जिस शाखा में भ्रूण का अध्ययन किया गया वही क्या कहलाई, भ्रूणिकी कहलाई। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूणिकी का जनक कौन है। तो भ्रूणिकी का जो जनक है वो किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। तो भ्रूणिकी का जनक कौन है, अरस्तु। जबकि आधुनिक भ्रूणिकी का जनक जो है वो माना जाता है वान बेयर को। तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वो तो कौन है, वान बेयर। जबकि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको माना जाएगा, अरस्तु को माना जाएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में अपने भ्रूण का अध्ययन किया वो तो क्या कहलाई, भ्रूणिकी कहलाई। लेकिन विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण और उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो भ्रूण और उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, परिवर्तन जैविकी कह दो या डेवलपमेंट बायोलॉजी कह दो। ठीक है। तो विज्ञान की जिस शाखा में किसका अध्ययन किया गया, भ्रूण और उसके परिवर्तन का अध्ययन किया गया वही क्या कहलाई, डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी भ्रूणिकी कहलाई। ठीक है। तो डेवलपमेंट को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। तो दो भाग कौन कौन से डेवलपमेंट के, तो देखते हैं। डेवलपमेंट, तो देखो परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रीनेटल और एक होता है पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या होता है, जन्म से पूर्व, और पोस्टनेटल होता है जन्म के पश्चात। ठीक है। तो डेवलपमेंट को अपन कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल जन्म से पूर्व और पोस्टनेटल जन्म के पश्चात, यानी बच्चे के जन्म से पहले। तो बच्चे के जन्म से पहले कौन कौन सी कंडीशन आती है, तो इसमें अपन कंडीशन देखते हैं। तो जैसे मेल और फीमेल, नर और मादा युग्मकों की संलयन से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, चाइल्ड बनता है। तो यहां तक की प्रोसेस की स्टेज जिसके अंदर क्या जाता है उसको कौन सी स्टेज कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रीनेटल। ठीक है। और चाइल्ड के जन्म के पश्चात की जो स्टडी की जाएगी वो किसके अंतर्गत की जाएगी, पोस्ट नेटल के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है। तो डेवलपमेंट को हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एम्ब्रियो का निर्माण होता कैसे है। तो एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होगा, तो कोई भी जो जीव होता है उसको अपने समान या अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, अपने समान नई संतति निर्माण करने की आवश्यकता होती है। तो अपने समान नई संतति जो निर्माण करेगा तो उसके लिए वो कौन सी प्रक्रिया होगी, जनन की प्रक्रिया होगी। तो अपन देखते हैं जनन कि जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या होता है, तो जीवों का अपने समान नई संतति प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यानी यूं कर सकते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है? तो अपन दोनों में विभेदात्मक रूप से देखते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, अलैंगिक जनन किसे कहा जाएगा। तो छोटी सी सिंपल से अपन सारणी बनाते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में। तो देखते हैं लैंगिक, एक तरफ कर लेते हैं अलैंगिक जनन और एक तरफ कर लेते हैं अपन लैंगिक जनन। देखो दोनों में क्या फर्क है। अलैंगिक जनन किसे कहा जाएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है, वो कौन सा जनन कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, तो इसमें दो जनक भाग लेंगे वो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, इस जनन प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इस जनन प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस जनन प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण नहीं होता और इस जनन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नरयुग्मक शुक्राणु और मादायुग्मक क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस जनन प्रक्रिया में क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, तो युग्मक सलन व निषेचन क्रिया का अभाव होता है। ठीक है, और ना तो युग्मकों का सलन होगा और ना ही क्या होगा, निषेचन होगा। जबकि इस प्रक्रिया में क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया, इस जनन में निषेचन की क्रिया होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई निषेचन नहीं होता। युग्मकों का सलन होगा, युग्मकों का सलन नहीं होगा तो इसमें निषेचन भी नहीं होगा, और इसमें युग्मकों का सलन भी होता है और निषेचन भी होता है। ठीक है, इस जनन प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती है उनको कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। संततियों क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाता है। संततियों को क्लोन कहा जाता है। कहने का मतलब, इस जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जो संततियां होती है वो अपने जनकों से हूबहू समान होती है, यानी किसी प्रकार की कोई भी भिन्नता उत्पन्न नहीं होती, जिस कारण से अपन इसको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संततियां अपने जनकों से हूबहू समान नहीं होती, यानी इनमें कुछ न कुछ क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो यूं कह सकते हैं कि इस जनन प्रक्रिया में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तभी आपने नोट किया होगा कि एक माता पिता के जो 5 संतान है, 2 संतान है, 1 संतान है, तो उनमें कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सारे भाई बहन एक जैसे हो, उनमें अंतर जो होता है वो कौन से जन्म के कारण से होता है, लैंगिक जन्म के कारण से। ठीक है, तो इनमें क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसके अलावा इस जन्म प्रक्रिया में जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय नहीं होता, विनिमय नहीं होता। इस जनन प्रक्रिया में क्या होता है, जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय के यानी क्रॉसिंग ओवर के कारण से क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं होगा तब इसमें विभिन्नताएं नहीं होगी, और इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तब इसमें क्या पाई जाएगी, विभिन्नताएं पाई जाएगी। तो इस तरह से अब हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में मोटे तौर पे क्या बता सकते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं। इनकी परिभाषाएं भी इसके अकॉर्डिंग दी जा सकती है कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन के अंदर क्या था कि एक जनक भाग लेता, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इसमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन, मानव में। तो मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो आपको पता है मानव जनन, तो मानव जनन अगर
धरातल के ऊपर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो अपने समान नई संततियों का उत्पन्न भी करना होगा, क्योंकि आपको पता है इस ब्रह्मांड में जो आया है सो जाएगा, तो जो इस दुनिया में आएगा उसका जाना निश्चित है, तो फिर उसका अस्तित्व कैसे रहेगा? तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको अपने समान नई संततियां उत्पन्न करनी होगी, और नई संततियां उत्पन्न करने के लिए उसको कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? प्रजनन की क्रिया अपनानी पड़ेगी। तो प्रजनन की जो क्रिया अपनानी पड़ेगी, तो मानव में जो जनन होता है, तो जन्म की अपन परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जन्म किसे कहेंगे कि जीवों का अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो मानव के अंदर कौन सा जन्म पाया जाता है? लैंगिक जन्म पाया जाता है, क्योंकि मानव क्या है? मानव में स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है कि प्रजनन अंगों के आधार पर नर व मादा को अलग अलग विभेदित करना ही क्या कहलाता है? लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। तो मानव में अपन नर और मादा को अलग अलग क्या कर सकते हैं? विभेदित कर सकते हैं। तो मानव में क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि नर के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण, और नर युग्मक क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं, ठीक है। और मादा के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण, और मादा युग्मकों का निर्माण जो होता है तो मादा युग्मकों को क्या कहा जाएगा? अंडाणु कहा जाएगा, ठीक है। तो इन शुक्राणु और अंडाणु के जो निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहा जाएगा इनको? युग्मक जनन कहा जाएगा। तो परिभाषा देना चाहिए कि युग्मक जनन किसे कहा जाएगा? तो युग्मक जनन के बारे में अपन आराम से बता सकते हैं कि युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। और ये युग्मक जनन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? शुक्र जनन और अंड जनन। कितने प्रकार से हो गया? दो प्रकार से। तो युग्मक जनन, शुक्र जनन और अंड जनन। अब इसमें बात आती है कि शुक्र जनन किसे कहा जाएगा और अंड जनन किसे कहा जाएगा। तो शुक्र जनन और अंड जनन, तो शुक्र जनन किसे कहते हैं कि नर में शुक्राणु निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और मादा में अंडाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? oogenesis या अंड जनन कहा जाता है। तो दोनों की अलग अलग परिभाषा हम कर सकते हैं कि शुक्राणु निर्माण होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि मादा में अंडाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन या यूं कह सकते हैं कि oogenesis। क्लियर? अब इसमें देखते हैं तो इन शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण करने के लिए नर में नर प्रजनन तंत्र और मादा में कौन सा प्रजनन तंत्र पाया जाता है? मादा प्रजनन तंत्र पाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नर प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो देखो, नर प्रजनन तंत्र नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो नर प्रजनन तंत्र के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, कई बार मोटे तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, निम्न में से नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो नर प्रजनन तंत्र में देखते हैं तो सबसे पहले है आपके वर्षण, आदिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, सेशन और सहायक ग्रंथियां। हालांकि वैसे शुक्राशय को भी अपन सहायक ग्रंथियों में सम्मिलित करते हैं। तो सहायक ग्रंथियों मेन रूप से नर में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि नर में से नर में, तो इसमें एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो नर में होती है और एक बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो किसमें होती है? मादा में होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्षण क्या है। तो वर्षण क्या है? तो वर्षण की अपन संरचना देखते हैं कि क्या है वर्षण और किस प्रकार से इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वर्षण की संरचना,
तो टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्या होती है, वृषण की संरचना कैसी होती है? तो ये देखते हैं वर्षण की संरचना कैसी होती है। तो वर्षण जो होते हैं वो मानव में हल्के गुलाबी कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? हल्के गुलाबी कलर के, जो उदर गुहा से बाहर की ओर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? वर्षण कोश में। तो मानव में वर्षण कितने होते हैं? एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो हल्के गुलाबी कलर के होते हैं और उदर गुहा से बाहर की ओर किसमें पाए जाते हैं? वर्षण कोश में। और वर्षण कोश का तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्यों होता है भाई? जैसे मानव के शरीर का जो तापमान है वो एक्चुअल कितना है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैसे अपन इसको कितना मानते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है मानव के शरीर का, तो वर्षण कोश का तापमान इस 37 डिग्री से कितना कम होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए ये तापमान क्या होता है? उचित होता है। क्योंकि अगर वर्षण 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रहे तो इसमें किसका निर्माण नहीं हो पाएगा? शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है, जो शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा वर्षण जो होते हैं तो इसके संरचना में लगभग 200 से लेकर 250 छोटे छोटे कक्षक पाए जाते हैं। इन कक्षकों को कहते हैं वर्षण पालिकाएं। क्या कहा जाता है इनको? वर्षण पालिकाएं कहा जाएगा। ठीक है। तो वर्षण की संरचना में लगभग 200 से 250 छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ये कक्ष पाए जाते हैं। इन कक्षकों को क्या कहते हैं? वर्षण पालिकाएं। इन वर्षण पालिकाओं में पाई जाती है नर जर्म कोशिका। कौन सी पाई जाती है? नर जर्म कोशिका। और ये नर जर्म कोशिका क्या करती है? इस नर जर्म कोशिका का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या करना?
शुक्राणु का निर्माण करना। तो शुक्राणु का निर्माण क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, तो कौन सी कोशिका होगी? नरजरम कोशिका। जबकि शुक्राणु का निर्माण तो करे नरजरम कोशिका, जबकि शुक्राणु, अब आपको बताया कि कोई भी जीव है उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे मिलती है? पोषण से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। तो इसको पोषण प्रदान, शुक्राणु का जो निर्माण कर रही है नरजरम कोशिका, तो इसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। और ऊर्जा उसको किससे मिलेगी? पोषण से। और पोषण कौन देगा इसको? सर्टोली कोशिका। तो नरजरम कोशिका का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, जबकि सर्टोली कोशिका का कार्य होता है क्या? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो इसका कार्य क्या हो गया? पोषण प्रदान करना। ठीक है। अब नरजरम कोशिका ने तो शुक्राणु का निर्माण किया, जबकि सर्टोली कोशिका ने क्या किया? इसको पोषण प्रदान किया। जबकि इनके बीच के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अंतरालिया लैडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? अंतरालिया लैडिंग कोशिकाएं पाई जाएगी। इन अंतरालिया लैडिंग कोशिकाओं का क्या